हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोशन मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो एंड सोल्यूशन। लेकिन उससे पहले हम बताते स्टूडेंट्स, तो इधर बीच में बहुत ज़्यादा दिन तक मैं एब्सेंट था, थोड़ा सा घर पे काम था, थोड़ा सा एंगेज हो गया था मैं घर के काम को लेकर के। अब रेगुलर और कंटिन्यू रहेंगे देन स्टूडेंट्स के लिए सॉरी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें स्टूडेंट्स की 10th और 12th के सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई उनकी सफलता के लिए। और जो स्टूडेंट्स असफल हो गए तो उन्हें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, वो फिर से पढ़ाई करें, फिर से अपना एडमिशन करा के अपने 10th और 12th की क्लास को पास करके आगे बढ़ें। ठीक है, तो 10th के स्टूडेंट्स जो पास हुए और 12th के स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं, स्टूडेंट जो सफल हुए, जो सक्सेस हुए हैं, वो अपने आगे की क्लास के लिए क्या करना, उन्हें क्या नहीं करना है, तो उस तरीके की उन्हें सिचुएशन पता हो जानी चाहिए। तो मुझे कौन सी किस डिपार्टमेंट की, मैंने किस डिपार्ट की पढ़ाई करना है। जैसे कि 10th है तो पास हो गया होगा तो मैथ लेना है कि बायो लेना है कि आर्ट लेना है कि साइंस कॉमर्स है कि क्या है। तो ये स्टूडेंट्स वो अपना डिसीजन ले करके, और अगर कोई डाउट्स होता है इसको मैंने इसको लेकर के अगर कुछ, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से अगर कोई डाउट्स है तो कांटेक्ट करिए और अपना डिसीजन लीजिए और अगली क्लास की तैयारी में आप लग जाइए। ठीक है ना, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी ये कब तक खुलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, पढ़ाई अपना सेशन कब स्टार्ट होगा कब नहीं होगा, तो उस पर थोड़ा सा हम अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए रहिए। अभी ये आगे कब स्टार्ट होगा, आपकी क्लास किस समय कब स्टार्ट होगा, तो वो थोड़ा सा सोचने की बात है। तो ठीक है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं तो वो आप अपने आगे की क्लास के लिए, जैसे उन्हें बीएससी करना है कि बीटेक करना है, बीकॉम करना है, क्या करना है, ठीक है ना, तो वो भी अपना जो भी कुछ भी करना है उसके फॉर्म्स को फिलअप करो, उसमें एडमिशन लो और आगे की पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करो। और 12th के भी स्टूडेंट्स को अगर कोई डाउट्स है आगे की पढ़ाई के लिए, कुछ प्रॉब्लम क्लियर अगर हो रही है, तो हमसे कांटेक्ट करें। क्या करना है क्या नहीं करना डिस्कस करके हम उसको समझाएंगे, बताएंगे ये चीज़ करो, ये आपके लिए बेनिफिटेबल है, आपके लिए यूज़फुल है। ठीक है ना, बहुत सारे, क्योंकि 12th के बाद तो आप समझ लो कि शिक्षा के सागर में उतर जाते हैं। तो वहाँ पे सागर में उतरने का मतलब कि अब किधर जाएं, मुझे क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आता ही नहीं है कि हम क्या करें, इसका आगे मुझे क्या करना है। तो अगर उन्हें कोई भी डाउट्स है, कुछ समझना है कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, आर्थिक स्थिति को भी लेके देखते हुए, और उनके पढ़ाई को मतलब कि उनकी अपने सिचुएशन, अपने माइंड के थ्रू उन्हें क्या करना है, तो हमसे आप कांटेक्ट करिए, हम उनको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। ठीक है ना, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स आज स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो और उसका सोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है रिक्त समुच्चय। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिक्त समुच्चय, हेडिंग है नॉन सॉरी इम्पटी या नल सेट कहते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल चीज है। नल सेट या इम्पटी सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो, इसमें अवयव होते ही नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होते हैं। ठीक है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? फाई से। इसे फाई से डिनोट करते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू, बस करली ब्रैकेट रहेगा। यह नल सेट हो गया, इम्पटी सेट, रिक्त समुच्चय। ठीक है ना, इसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। ए इज इक्वल टू इतना, या ए इज इक्वल टू अगर हम कह दें फाई, तब भी ये रिक्त समुच्चय है। लेकिन अगर आप कहोगे ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में फाई, तब ये नल सेट नहीं होगा, तब ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट दिखा रहा है, और जिस सेट में एक एलिमेंट होता है उसे कहते हैं एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है ना,
तो रिक्त समुच्चय का मतलब उसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, और अगर फाइव जैसे एज इक्वल टू फाइव अगर खाली आया बिना ब्रैकेट का फाइव आया है तो वो रिक्त होगा, और ब्रैकेट में फाइव आया है तो वो एकल होता है, वो रिक्त नहीं होता है। अगली हेडिंग के लिए हम बता रहे हैं, जैसे एकल समुच्चय कहेंगे, एकल समुच्चय, सिंगलटन से। सिंगलटन सेट का मतलब होता है, यहाँ पे लिख देना डेफिनेशन इसकी, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक है ना। एकल समुच्चय हो गया स्टूडेंट्स। एकल समुच्चय का मतलब होता है उसमें एक एलिमेंट्स होगा। ठीक है ना। अब जैसे आप लिखेंगे a इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1, ये एकल समुच्चय है। b इज इक्वल टू 4, देखिए सारे सेट में एक एक एलिमेंट आ रहा है, तो एक एलिमेंट आएगा तो एकल समुच्चय सीधे सीधे। ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय क्या, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट एकदम सिंपल है स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल है कहना। इसमें परिमित का मतलब होता है, नाम से ही जाहिर है वो लिमिट में है। ठीक है ना। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या सीमित हो, निश्चित हो, उसे कहेंगे परिमित। और ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या सीमित न हो, निश्चित न हो, उसे कहेंगे अपरिमित समुच्चय। ठीक है ना। तो डेफिनेशन में इसको लिखते हैं, लिखने यहाँ पे, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो या सीमित हो, एक ही बात है, निश्चित हो, उसे परिमित तथा निश्चित न हो तो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित, और निश्चित न हो तो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एज इक्वल टू 1 2 3 4, और दूसरा ले लें b इज इक्वल टू 1 2 3 4। देखिए एज इक्वल टू 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है इसमें, आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, इसके अवयवों की संख्या निश्चित है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमित। b इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और आगे कहाँ तक कुछ क्लियर ही नहीं है, तो इसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। इसके जो एलिमेंट्स है वो डेफिनेट नहीं है, इसको हम काउंट कर ही नहीं सकते कितने एलिमेंट इसमें, तो इससे अपरिमित हो जाएगा। ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स आया सी इज इक्वल, जैसे मान ले 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ पे 1000। ठीक है। अब इसके अवयवों की संख्या निश्चित है क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा है, 1000 तक, तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमित ही रहेगा। ठीक है। और अगर यही नहीं लगे रहेगा तो ये जाएगा अपरिमित। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, इसमें जो है इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। समान तथा समतुल्य समुच्चय, अगली हेडिंग है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इक्वल क्या होता है और इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक है ना। जैसे हम एग्जांपल लिख दें पहले, अगर a इज इक्वल टू लिख दें 1 2 3, और b इज इक्वल टू लिख दें 3 2, चलिए 3 2 1, तो आप ध्यान से देखिए a में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, 3 2, माने यन ऑफ a इज इक्वल टू 3। ठीक है। माने यन ऑफ a इज इक्वल टू 3, मतलब ये बता रहा है, यन माने होता है नंबर ऑफ ए, माने सेट, नंबर ऑफ सेट ए,
मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट है, मतलब ए में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी 3, और एन ऑफ बी मैंने समुच्चय बी में अवयवों की संख्या है ये भी 3। तो समान समुच्चय ऐसा समुच्चय, मतलब दो समुच्चय होंगे, वो समान कब कहलाएंगे, जब दोनों में अवयवों की संख्या बराबर हो तथा समुच्चय ए के सारे एलिमेंट समुच्चय बी में होने चाहिए। जो ए में है वही अगर बी में आएगा तो ये दोनों होंगे समान। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू। आई बात समझ में? फिर से चेक करते हैं कि ए में जितने अवयव हैं वही सारे के सारे बी में होना चाहिए, तो वो ए बराबर भी उसको कहेंगे समान समुच्चय। ये समान हो गया, ठीक है। और समतुल्य की खासियत होती है कि अगर हम लिख दें जैसे पी लिख दें 3 2 1 और क्यू लिख दें ए बी सी, दो सेट आपके पास से पी इज इक्वल टू 3 2 1, क्यू इज इक्वल टू ए बी सी। चेक करते हैं इसमें एन ऑफ पी की वैल्यू कितनी है 3 और एन ऑफ क्यू की वैल्यू कितनी 3। मतलब पी में 3 एलिमेंट हैं और क्यू में भी 3 एलिमेंट हैं। तो ये देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्यू, दोनों में एलिमेंटों की अवयवों की संख्या बराबर होती है। जब अवयवों की संख्या बराबर होती है तो यहाँ पे कहेंगे ये क्या कौन सा समुच्चय होगा, समतुल्य, ठीक है। तो आप एक चीज ये जानो कि समान और समतुल्य में फर्क क्या है। समान का मतलब होता है कि दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनकी अवयवों की संख्या बराबर तथा अवयव भी बराबर हो तो वो समान। और समतुल्य का मतलब होता है कि दो समुच्चय उनमें केवल अवयवों की संख्या बराबर हो तो इसे कहेंगे समतुल्य समुच्चय, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन पर लिख दे रहा हूँ। डेफिनेशन मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स, लिखा है कि इसमें ऐसे दो समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या बराबर है तथा अवयव भी बराबर हो, अवयव भी बराबर तो समान समुच्चय, और केवल अवयवों की संख्या बराबर। देखिए अवयवों की संख्या अगर बराबर है तो उसे समतुल्य समुच्चय कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसे दो समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या बराबर और अवयव भी बराबर हो तो उसे समान समुच्चय, केवल अवयवों की संख्या बराबर हो तो उसे कहेंगे समतुल्य समुच्चय, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप जो है इसको कह सकते हो कि जो समान होता है, चलिए बताइएगा आप भी, देखिए जो समान है उसको आप समतुल्य कह सकते हैं। नोट में करके लिख लीजिएगा, समान समुच्चय को समतुल्य समुच्चय कह सकते हो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, वही ये भी होता है। बट आप इसको ये नहीं कह सकते, समान को समतुल्य कह सकते हो बट समतुल्य को समान नहीं कह सकते। तो समान को समतुल्य कह सकते हो लेकिन समतुल्य को समान नहीं कहा जा सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे चलें, एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। कह रहा है कि निम्नलिखित में समुच्चय में कौन परिमित है कौन अपरिमित। तो क्वेश्चन आपका मुझे बता रहा है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कौन कौन सा है, ठीक है ना, परिमित तथा अपरिमित। तो चेक करते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन x सच दैट x बिलोंग्स इन कैपिटल एन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करोगे x की दो वैल्यू आएंगी, यहाँ से 1 एक यहाँ से 2। तो दो वैल्यू आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के दो होंगी, तो दो होंगी तो क्या हो जाएगा, ये परिमित हो जाएगा, ठीक है। इसमें चेक करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, एक्स बराबर आएगा प्लस माइनस 2, लेकिन एक्स नेचुरल में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे माइनस साइन हटा देंगे क्योंकि -2 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए इसमें 1, तो ये भी होगा क्या, परिमित, ठीक है ना। से एक ही एलिमेंट आया तो उसे एकल समुच्चय कहेंगे, लेकिन एकल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे परिमित और अपरिमित बताना है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सॉरी यहाँ पे देखते हैं 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स बराबर आएगा 1/2। तो 1/2 एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन नेचुरल नंबर में नहीं आती है, इसको देख के चलना है। फ्रैक्शन नेचुरल नंबर में नहीं आती है, तो x बराबर 1/2। तो यहाँ पे ये सेट खाली हो जाएगा, एक कोई एलिमेंट्स नहीं है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0। कितने आ रहे हैं, 0। 0 का मतलब इसको काउंट कर सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये भी क्या हो जाएगा, परिमित होगा, ठीक है ना। x बिलोंग्स इन कैपिटल एन, x एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या बहुत होती है 2 3 5 7 11 13 17 19
एंड्स वाले से बहुत मिलेगा, ये अपरिमित में आएगा, इसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है ना, अपरिमित में आ जाएगा। और यक्स बिलोंग्स इन कैपिटल, यक्स विषम है तो विषम भी संख्या बहुत होती है, इसको भी नहीं गिना जा सकता, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमित। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7 स्टूडेंट्स में कह रहा है कि समान समुच्चयों के युग्म को छोड़िए, यदि कोई युग्म है तो कारण बताना है। अगर आपको समान दिख रहा है तो उसका कारण भी बताना है, ठीक है। पहले हम ये जो एलिमेंट्स हैं कुछ सारणीबद्ध फॉर्म में है, कुछ रोस्टर फॉर्म है, तो पहले हम सबको रोस्टर में कर लेते हैं। तो ये ऑलरेडी रोस्टर में है, ये नहीं है। यक्स यक्स ग्रेटर देन 15, यक्स की वैल्यू 15 से बड़ी होनी चाहिए, एक्स इज ग्रेटर देन 15, और मैंने 15 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 5 से छोटा, ठीक है ना। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, चेक कर लो एक बार। ऐसा नंबर आपको बताना जो 15 से बड़ा हो, तो 16 17 18 तक आएगा, लेकिन 5 से छोटा तो 4 5 ये सब आ ही नहीं रहा है कोई नंबर, ये क्या हो जाएगा 5। सी की वैल्यू चेक कर लेते हैं, यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 की। डी के लिए देख सकते स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स की वैल्यू 2 वैल्यू आएगी प्लस -5, यहाँ -5, ठीक है। ई है एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 के एक धन पूर्णांक होगा, ऐसा मतलब धन पूर्णांक। तो सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल 0, तो पहले टर्म का लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, -15 प्लस या माइनस करो -2 आना चाहिए, नंबर होगा 5 और 3, ये जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 5, है ना, तो नहीं ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब चेक करते हैं, 5 3 50, 5 से माइनस करेंगे 2, इसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी -3 और 5, लेकिन यहाँ निगेटिव वाला आप छोड़ दें क्योंकि क्या कह रहा है पहले ही धन पूर्णांक होना चाहिए, तो यहाँ ई की जो वैल्यू आएगी वो जाएगी 5 का, ठीक है ना। अब चेक करते हैं हम, ए को सबसे, फिर बी को सबसे, फिर सी को सबसे, फिर डी को सबसे, ठीक है। ए की वैल्यू है 0, 0 किसी में आया नहीं आया है, नहीं आया है, नहीं आया है, नहीं आया। ए किसी की भी बराबर नहीं, उसको छोड़ दो। बी की बात करेंगे 5, 5 तो कहीं है ही नहीं, काम खत्म इसका। सी पे आते हैं, सी बराबर है 5 के, डी में तो 5 है बट उसके साथ साथ -5 है, ये बराबर नहीं है क्योंकि जितने इसमें होनी चाहिए उतने इसमें होनी चाहिए और दोनों बराबर होना चाहिए। सी वाला ई के बराबर क्योंकि इसमें 5 है, इसमें 5 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे सी बराबर ई। रीजन में आप लिखेंगे क्योंकि सी बराबर ई इसलिए है क्योंकि सी में अवयवों की संख्या बराबर ई की अवयवों की संख्या, और सी की जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ई में हैं, इसीलिए हम सी बराबर ई लिखेंगे। डी चेक करेंगे, डी बराबर -5 लेकिन ई में ऐसा है नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए केवल एक युग में ऐसा मिलेगा हमको सी बराबर ई, जो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से बिलोंग कर रहे हैं, एक दूसरे में हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 8 स्टूडेंट्स आप खुद करिएगा, एकदम ऐसा ही है, समान समुच्चय की बात कर रहा है उसमें बताइएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उसको बताएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण नंबर 1 है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या। आपको बताना है रिक्त समुच्चय कौन सा, केवल रिक्त बताना, ठीक है ना। कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, तो आप बताओ पहले 2 से भाज्य कौन सी संख्या होती है, सम होती है ना, 2 से भाज्य सम ही होती है, लेकिन कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम, तो 2 से भाज्य विषम संख्या कोई है ही नहीं, तो ये खाली हो गया एकदम। तो खाली होने का मतलब है कि यहाँ पे लिखेंगे इसे 2 से भाज्य विषम संख्या, तो 2 से भाज्य विषम संख्या होती ही नहीं है, तो ये क्या होगा रिक्त, ठीक है ना, ये रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है। अगला है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ऐसी संख्या बताओ जो सम भी है और अभाज्य भी, तो वो संख्या है 2, ये बताओ ये क्या हुआ, ये रिक्त है नहीं, ये रिक्त नहीं है, ये तो एकल हो गया। तीसरा है एक्स एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, मैंने यक्स बिलोंग्स इन कैपिटल एन है, और कह रहा है कि यक्स इज लेस देन 5, साथ ही साथ यक्स इज ग्रेटर देन 7। आपको बताना है यक्स नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि यक्स की जो वैल्यू 5, यक्स इज लेस देन 5, यक्स की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए, मैंने 4 3 2 1, और यक्स इज ग्रेटर देन 7 और 7 से बड़ा होना चाहिए। तो आप ऐसी संख्या बताओ जो 5 से छोटी हो 7 से बड़ी हो, ऐसी संख्या बताओ जो 5 से छोटी हो 7 से बड़ी हो, है ही नहीं कुछ, ये भी क्या हुआ रिक्त, माने ये भी क्या हो जाएगा खाली।
अरे सोचो जरा, 5 से छोटी 7 से बड़ी कुछ है ही नहीं, तो खाली हुआ, खाली का मतलब रिक्त हो गया। अगला है इसमें, किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब आप ही बताओ, दो समांतर रेखा ऐसे जा रही है, तो क्या दूसरा काटेंगी? तो जब काटेंगे नहीं जब तक, तब तक उभयनिष्ठ कहाँ से आएगा? कह रहा है कि दो समांतर रेखाओं का, इसलिए देखो ये एक रेखा है, दूसरी रेखा ये समांतर कहाँ है? ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, प्रतिच्छेदी में ये उभयनिष्ठ बिंदु का। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब होता है कि दो रेखाएं जहाँ पे कट करेंगे दोनों एक दूसरे को। तो समांतर रेखा तो काटती नहीं है किसी को, समांतर रेखा सॉरी किसी को नहीं, एक दूसरे को काटती नहीं है। तो जब तक एक दूसरे काटेंगे तब तक उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ मिलेगा? तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? रेक्ट ही आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें स्टूडेंट्स, कह रहा है इसमें निम्नलिखित समुच्चय में कौन से परिमित समुच्चय, कौन से अपरिमित है? परिमित अपरिमित छाटा मैं ऐसे ओरली बता दे रहा हूँ। वर्ष के महीनों का समुच्चय 12 महीना होता है, आप इसको गिन लो, गिनने का मतलब लिमिट है, सीमित है, निश्चित है, परिमित हो गया। 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन लग गया तो क्या होगा? अपरिमित हो जाएगा। 1 2 3 एंड सो ऑन 99 100 तक है, ये परिमित हो जाएगा। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांक बहुत इनफाइनाइट है, काउंट नहीं कर सकते, यह अपरिमित हो जाएगा। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक आपको मिल जाएंगे, तो आप गिन लेंगे इसको आप, ठीक है। मैंने 2 से स्टार्ट करना, 2 3 5 7 11 17 19 23 ऐसे करके चलना है, करते करते आप 99 तक चलना है, आसानी से गिना जा सकता है। ये भी जाएगा परिमित। मैं भी समझ हूँ प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है कौन अपरिमित है। चलिए इस चीज़ को भी बता दे रहा हूँ। एक सच के समांतर रेखा का समुच्चय, देखो थोड़ा सा बता दे रहे हैं इसको। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, क्लास 10th में पढ़े होंगे। एक सच के समांतर आपको रेखा खींचना है, तो आप तो बहुत रेखाएं खींच सकते हैं। देखो एक सच के समांतर बहुत रेखाएं खींच जा सकती हैं, अपरिमित समुच्चय हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय कितने अक्षर होते हैं? 26। 26 मैंने आप गिन लिए, गिनने का मतलब परिमित हो गया। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 की गुणा, तो 5 गुणा 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, अपरिमित हो गया सीधे सीधे। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय से पृथ्वी पर कितने जानवर है उसको हम गिन सकते हैं। लाख होंगे, करोड़ होंगे, अरब होंगे, खरब होंगे, उसको गिना जा सकता है, ठीक है। ये परिमित हो गया। मूल बिंदु 0 0 से होके जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, देखिए वो ओरिजिन है, ओरिजिन ए सॉरी ये आपका कार्टेशियन, ये है ओरिजिन। तो यहाँ से कितने सर्किल पास होंगे चेक कर लो, ऐसे आप बहुत सारे पास कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट सर्किल पास होंगे, अपरिमित समुच्चय हो गया, ठीक है। बताइए कि ए तथा बी, ए बराबर बी है अथवा नहीं, ठीक है। तो ए है ए बी सी डी, अब बी है डी सी बी ए, तो फर्स्ट वाला तो बराबर है, हो गया समान समुच्चय। ए इक्वल 4 8 12 16 है, बी इक्वल टू 8 4 16 18, तो ए दूसरा वाला बराबर नहीं है, तो इसलिए बस समान नहीं है, असमान हो गया। जो समान नहीं होता वो असमान होता है। तीसरे में है 2 4 6 8 10, और बी वाले में कह रहा है यक्स समधन पूर्णांक है, और यक्स लेस देन आर इक्वल टू 10। लेस देन आर इक्वल टू 10 का मतलब हो गया 10 होगा, 8 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा। थर्ड वाला भी बराबर है। चौथा है यक्स संख्या 10 का एक गुणज है, और बी बराबर 10 15 20 25 30, तो 10 गुणज है तो 10 20 30 40 50 60 ऐसे करके आएगा। लेकिन बी में कह रहा है कि 10 15 आ गया, तो 15 10 से विभाज्य नहीं है, तो ये ए बराबर बी नहीं है, मतलब कि चौथा वाला समान नहीं, असमान है, ठीक है। पांचवा इसमें है क्या लिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण से बताइए। तो स्टूडेंट्स इसको आप खुद करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को एकदम 4 के जैसे पीछे एग्जाम्पल मैंने बता रखा है। कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, बताएंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 6 में नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चयों का चयन करें। समान कौन है बताना आपको, ठीक है ना। देखिए जरा सिंपल है। ए, पहले ए को सबसे चेक कर लेते हैं। 2 4 8 12, 2 4 है नहीं, हटाओ इसको। यहाँ पे भी नहीं है, 2 नहीं है, 2 है, 4 है, 8 नहीं, हटाओ। ये ए वाला किसी के बराबर नहीं है, काम खत्म है का। बी पे आते हैं। 1 2 3 4,
1 2 3 4 यहाँ नहीं है, 1 2 3 4, बी बराबर डी आ गया। ठीक है, फिर बी को ई से चेक करो, या यहाँ कहीं नहीं है, छोड़ो इसको। सी पे आओ, 4 8 12 14, 4 8 12 14 कहीं है नहीं, सी का भी काम खत्म। डी पे आओ, 3 1 4 2, ये तो बी के बराबर है, तो डी बराबर तो ऑलरेडी मैंने लिख चुका है, यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा आपको। ई को चेक करेंगे, -1 1 है, ये बराबर हो जाएगा जी के, तो यहाँ पे ई बराबर जी के। फिर एफ है 0 a, यहाँ पे कहीं नहीं कुछ मिलने वाला। ठीक है ना, दो युग मिलेंगे, डी बराबर डी, ए बराबर जी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। क्वेश्चन जो भी मैंने छोड़े हैं उसको आप सॉल्व करिएगा, और अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, उसको ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, ताकि मोर, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मोर अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.3 के इंट्रो के साथ। लेकिन उससे पहले एक बार फिर मैं स्टूडेंट्स 10th और 12th के लिए एक सजेशन देना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स को अपने अगले क्लास में क्या सब्जेक्ट लेना है क्या नहीं लेना है, अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई उलझन है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हमसे कांटेक्ट करें, हम सुलझाएंगे उस समस्या को, बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसका नोट्स भी बनाते रहिए, 11th वाले इसका नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.3 इंट्रो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।